हरित क्रांति, हरित क्रांति फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। दो चीजें इसमें शामिल की गई थी आपकी। एक तो जो हमारी उपज है उसको हम तकनीकी के सहयोग से, टेक्नोलॉजी का यूज करके उपज को बढ़ाना, यही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक है, खासकर हरियाणा और पंजाब के अंदर जो फसलें उगाई जाती है उनको उत्तम टेक्नोलॉजी की सहायता से उसके उत्पादन को बढ़ाना ही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। सबसे पहले 1968, ये वो वर्ष था जब विलियम गॉड, एक व्यक्ति का नाम है विलियम गॉड, इस व्यक्ति ने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग है 1968 के अंदर विलियम गॉड ने इसका प्रयोग किया था। लेकिन जो हम आज के टाइम में हरित क्रांति देख रहे हैं उसका जो जन्मदाता है वो है आपके एक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, हालांकि शब्द का प्रयोग तो विलियम गॉड ने किया था, लेकिन जो हम हरित क्रांति आज पढ़ रहे हैं उसका जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर नॉर्मन को जाता है। ठीक है, और स्पेसिफिक अगर हम भारत की बात करें, ये तो है विश्व के अंदर जो हरित क्रांति का जन्मदाता है वो तो है डॉक्टर नॉर्मन। ठीक है, लेकिन हमारा जो भारत के जन्मदाता है वो है स्वामीनाथन। इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर इस पद्धति को स्टार्ट किया था अभी। तो ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, उसके बाद विश्व के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो उसके जन्मदाता कौन है, और भारत के अंदर इस चीज को लागू करवाने में किस व्यक्ति का मेजोरिटी में जो रोल है। भारत में कब लागू हुआ था? ये 1966 के आसपास की बात है ये। ठीक है, जिस समय हरियाणा पंजाब अलग हुए थे ये इसी समय की बात है आपकी। क्लियर। और जो आपका ये विश्व के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मैक्सिको आपने नाम सुना होगा, उत्तरी अमेरिका का एक देश है आपका। तो वहाँ की जो गेहूं की खेती थी, वहाँ गेहूं की उपज को बढ़ाने के लिए इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर इस चीज का जो है एक्सपेंशन हो गया था ये। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, क्योंकि स्पेशल हमें इंडिया के बारे। जी, विश्व में कब आया था जी? ये 1968 के अंदर ही आया था आपका। ठीक है, अब भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, भारत का एक तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर एरिया देखें तो वो बहुत आपका कम एरिया पड़ता है, और खासकर अगर हम एग्रीकल्चर एरिया की बात करें तो वो और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ और कम भूमि क्षेत्र होने के साथ हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जो आपका उत्पादन क्षमता को बढ़ा दे। तो इसीलिए जो आपके डॉक्टर स्वामीनाथन हैं उन्होंने इस चीज़ का शुभारंभ किया था 1966 के अंदर। क्लियर। अब उसमें तीन चीज़ों को जोड़ा गया था अभी। पहला था जल, दूसरा था उर्वरक और तीसरा था बीज। इन तीनों ही चीज़ों के अंदर आपका सुधार करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों के मिश्रित रूप को ही एक जो कार्यक्रम बनाया गया था उसको हरित क्रांति कहा गया था। एग्रीकल्चर में आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन तीनों चीज़ों का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। एक तो उन्नत बीज हमारे पास होने चाहिए, उसके अंदर उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास उर्वरक हो, और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जल। तो इन तीनों चीज़ों का अगर ठीक बैलेंस रहता है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अधिक रहता है। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर सुधार करने के लिए एक जो कार्यक्रम बनाया गया था वो था आपका हरित क्रांति। ठीक है, 1966-67 के बाद जब से ये चीज़ लागू हुई थी तो उस समय एक वर्ष के अंदर ही आपका 25% तक आपका उत्पादन के अंदर वृद्धि हो गई थी। ठीक है, अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें तो इतनी वृद्धि हुई नहीं थी 1966 से पहले, लेकिन हरित क्रांति लागू होने के बाद
एक वर्ष के अंदर ही आपका प्रोडक्शन के अंदर 25% तक की वृद्धि हो गई थी, और धीरे धीरे वो जो परसेंटेज है वो लगातार फिर बढ़ता गया अभी। ठीक है, तो ये इंडिया के बारे में था कि 1966 या 1960 का जो दशक था हमारा, उसके बाद इस पॉलिसी को भारत के अंदर लागू किया गया, जिसमें जल, उर्वरक और बीज, ये तीन मेजर जो इसके टूल्स हैं, इनको ध्यान में रखकर एक कार्यक्रम बनाया गया था, जिसका नाम फिर हरित क्रांति दिया गया। और एक वर्ष के अंदर ही इसने अपने रिजल्ट दिखाने स्टार्ट कर दिए गए थे, और 25% तक उत्पादन के अंदर वृद्धि है वो हो गई थी। अब हमें वो चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है कि हरित क्रांति की विशेषताएं कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है इसका। ठीक है, कि एक तो हरित क्रांति क्यों लागू हुई, उसके कारण क्या है, या फिर इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली जो इसकी विशेषता है वो है उन्नत बीज। हमने इसके ये यहाँ भी देखो बीज का जिक्र किया है। जो हरित क्रांति का मुख्य जो पोल है वो इसके उन्नत बीज हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी और उसमें तकनीकी का समावेश करके बीज की जो क्वालिटी है वो बढ़ाई गई, उत्तम क्वालिटी के बीज किसानों तक पहुंचाए गए। बीजों की उत्तम क्वालिटी होने के कारण ही हमारा जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था अभी। ठीक है, ISI मार्क का जो ये जो हम बीज लेके आते हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो उत्तम मानी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी जो अलग अलग फसलों की वैरायटी तैयार की गई, उन्नत किस्म के बीज बनाकर हमारे यहाँ जो फसलों का उत्पादन है वो बढ़ाया गया। तो हरित क्रांति की सबसे मुख्य विशेषता यही है कि इसके अंदर किसानों तक है वो उन्नत बीजों की पहुंच है वो बढ़ गई थी। क्लियर? यस सर। दूसरा है इसके अंदर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। फसलों के अंदर बहुत सारे कीटनाशक फैल जाते हैं, अलग अलग रोग हो जाते हैं, या फिर कई बार भूमि की उत्पादन क्षमता है वो उतनी नहीं रह पाती। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि खाद बीज का प्रयोग करना होगा। उसके अंदर हम DAP, यूरिया, ये जो हमारे उर्वरक हैं वो। सर जस्ट ए क्वेश्चन। जी, गुड आफ्टरनून। पहले हाँ, गुड आफ्टरनून सर। एक जो बीच में ये आए थे उन्नत बीज में, ये चावल के, मक्का के, विजय, रत्ना, मदमा, ये क्या है सर? हाँ, किस्म है ये इनकी? किस्म है ये इनके, जैसे हमने चावल में पढ़ा था ना, अमन, ओस, बोरो। ठीक है, ये उन्नत किस्म की क्वालिटी है वो, मतलब किस्में हैं इनकी। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग फसलों की आई है किस्में। तो ये हरित क्रांति की ही देन है आपकी। ठीक है, ये देख लो सर, आप उस दिन कह रहे थे, अब मुझे तो पता नहीं IR क्या होता है। IR एक क्वालिटी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है। तो कई बार क्या होता है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत कम होती है, तो उसमें हमें उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। प्लस जो कई बार रोग फैल जाते हैं फसलों के अंदर, उसके लिए हमें रासायनिक पदार्थों का छिड़काव भी उसके अंदर करना पड़ता है। तो हरित क्रांति के कारण ही ये चीजें पॉसिबल हुई है कि हमें एक तो बढ़िया क्वालिटी की जो उर्वरक है वो मिल गए, प्लस रोगों से बचाने के लिए जो उत्तम क्वालिटी की हमारे रासायनिक जो पदार्थ हैं, वो स्प्रे वगैरह जिनको आप बोलते हो, वो चीजें मिल गई हैं। तो उससे फिर उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी होगी भी। एक तो हम उपजाऊ क्षमता को बनाए रखेंगे उर्वरकों का प्रयोग करके, प्लस जो फसलों के ऊपर रोग फैलते हैं उनको हम इन रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से उन रोगों को दूर कर सकते हैं। रोग दूर हो गए, उपजाऊ क्षमता बढ़ गई, तो फिर उत्पादन में वृद्धि आपकी हो जाती है भी। ठीक है, तीसरा जो मेजर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी सिंचाई। सिंचाई के ऊपर फोकस किया गया अभी हरित क्रांति के बाद, कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक दिन इंदिरा गांधी कैनाल का, कि राजस्थान का जो बहुत बड़ा एरिया है वो इंदिरा गांधी कैनाल के कारण सिंचित एरिया बन गया, और वहाँ फसलें लहराने लगी है। पूरा जो क्षेत्र है वो कभी सूखा होता था, आज वो फसलों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो हरित क्रांति के कारण ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई है कि हमने जो सिंचाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। पहले जो निश्चित और असमान जो क्षेत्र हमारे फैले हुए थे, और कोई बढ़िया वो नहीं था, इसका मैनेजमेंट नहीं था, जल का बहाव ज्यादा होता था, और प्लस कुछ नहरें बहुत कम निकलती थी।
तो अब जगह जगह नहरें निकाल कर बहुत रिमोट एरिया के अंदर जल पहुंचाया गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था के अंदर आपकी उन्नति हुई है, और जिससे सीधा जो फर्क है आपका वो उसके उत्पादन के ऊपर पड़ा है। ठीक है। फोर्थ इसकी जो विशेषताएं हैं, जो आपकी मॉडर्न मशीनरी है, आधुनिक कृषि यंत्र। ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। पहले जो सारा का सारा काम है खेती बाड़ी का वो हाथों से होता था, लेकिन आज के टाइम में है वो मशीनों का प्रयोग ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो मशीनों के प्रयोग से लेबर कॉस्ट है वो घट गई है आपकी एक तो। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट घटने के कारण प्लस जो टेक्नोलॉजी का अगर हम खेती बाड़ी में यूज करेंगे तो उससे उत्पादन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। पहले टाइम बहुत ज्यादा लगता था फसलों को काटने में, ठीक है, उनको निकालने के अंदर, लेकिन आज के टाइम में ये सिस्टम है कि एक दिन के अंदर बहुत बड़े एरिया से है वो फसलों को वहां से प्राप्त किया जा सकता है। तो आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग होने से हमारी एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है उसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार वो हुआ है अभी। ठीक है, कीटनाशक कीटनाशक का एक बार ये टॉपिक कर लेते हैं अभी हम, उसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे अभी। ओके। उसके बाद जैसे रासायनिक में आप कीटनाशक का अलग भी बना सकते हो और इसमें एक में भी लिख सकते हो। आपकी कीटनाशक जो औषधियां हैं उनका हम प्रयोग करते हैं इसके अंदर। जो स्प्रे वगैरह की बात हुई थी ना, वो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएगी भी। ठीक है, हरित क्रांति के से पहले की अगर हम बात करें तो फसलें अनेक रोगों से है वो आपकी घिरी रहती थी, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया, स्प्रे वगैरह करने स्टार्ट किए, तो रोग हैं वो दूर हो गए हैं वहां से। ठीक है, अब रोग दूर हो जाएंगे तो फिर आपका जो उत्पादन है उसके अंदर सुधार हो जाएगा भी। उसके बाद जो नई एक और चीज आई थी, बहुफसली खेती। ठीक है, ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भी। ठीक है, एक तो अब जो मशीनों का प्रयोग होने से जो हमारा सीजन है, जो समय है एक फसल के लिए, वो थोड़ा घटता जा रहा है। ठीक है, और एक ही समय में हम एक ही खेत के अंदर अलग अलग जो फसलें हैं वो बो सकते हैं भी। ठीक है, दूसरा जैसे अमन ओस बोरो की हम बात करते हैं चावल की, वो किस्में हैं जो एक वर्ष के अंदर 3 खेती हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्नत बीज हो गए, प्लस कुछ जो मशीनीकरण है उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि हम एक वर्ष के अंदर एक से अधिक जो फसलें हैं वो आपका उस क्षेत्र से प्राप्त कर सकें। उसके बाद जो विशेषताएं हम देखते हैं इसकी, मिट्टी के बारे में, मृदा परीक्षण। पहले जो हमारे पास जब नॉलेज नहीं थी तो लोगों को पता नहीं होता था कि कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सी फसल बोई जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मिट्टी का परीक्षण किया गया, उसके अंदर उसकी उर्वरक क्षमता को जांचा गया, उसमें किस प्रकार के उसके लक्षण हैं, उसी के हिसाब से मिट्टी की योग्यता को जांच करके और फिर सिलेक्ट किया गया कि इस एरिया के अंदर इस मिट्टी के ऊपर इस प्रकार की फसल है हम बो सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और वो कपास के लिए अच्छी है। तो ये जांच पड़ताल जब हुई है, मिट्टी का परीक्षण जब किया गया, तो हमें पता चल पाया कि किस एरिया की मिट्टी में कौन सी फसल है वो अच्छी हो सकती है। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन की ही आपकी देन है भी। इसमें मृदा संरक्षण भी कर सकते हो आप साथ में, कि मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का जो बचाव है वो हम कैसे करें। ठीक है, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं कि आपकी जो वृक्ष कटाई होती है उससे मिट्टियों को नुकसान होता है आपकी। कई बार तेज हवाओं के चलने के कारण, खनन के कारण मिट्टी है वो हमारी खराब हो रही है, तो उसको हम बचाएं कैसे, उसको रोकथाम के उपाय भी हमने इसके अंदर बताए हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, ऋण सुविधा। ठीक है, कई बार किसानों को अलग प्रकार की खेती करने के लिए कुछ सरकार से सहायता भी लेनी पड़ती है। पहले जो हमारे बनिए लोग थे वो ज्यादा ब्याज के ऊपर किसानों को पैसे देते थे और वो मतलब उनका जो है ब्याज के कारण खून चूसते थे हर टाइम। लेकिन अब सरकार ने क्या किया 1966 के बाद कि किसानों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आई जो जिनसे डायरेक्ट उनको बेनिफिट हो। ठीक है, कुछ ऐसी उनको राशि प्रदान की जाती है जिससे वो उन्नत किस्म की खेती है वो कर सकें, और जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा उस फसल को बेचकर वो अपना जो पैसा है सरकार को वापस लौटा दे सकता है। तो बैंकिंग जो फैसिलिटी है उसको मजबूत किया गया और किसानों तक जो है ऋण सुविधा पहुंचाई गई, जिससे उन्होंने
जैसे बागान की खेती हम करते हैं, कोई मधुमक्खी पालन करता है, ठीक है, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का, डेयरी फार्मिंग है, इनके लिए सरकार है वो समय समय पर ऋण प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जिससे किसान है वो फसलों के अंदर बढ़ोतरी करके और उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। दूसरा है मार्केटिंग, बिक्री संबंधी जो हमारी सुविधाएं हैं, ठीक है, इसमें आप ट्रांसपोर्ट भी जोड़ सकते हो साथ में, कि पहले हमारे साधन कम होते थे और दूसरा मार्केट का भी किसानों को नॉलेज नहीं होता था। जैसा जो महाजन लोग हैं, बनिए लोग हैं, उन्होंने जो रेट डिसाइड कर दिए वही मान्य होते थे, लेकिन अब किसान थोड़े से जागरूक भी हो गए हैं, मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया, तो कुछ हमारी ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है उनको भी मजबूत बनाया गया, तो खेतों से जो मार्केट मंडियों तक जो फसलें हैं वो आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हमारे। एक इसमें विद्युत का और डाल सकते हो भी आप। हरियाणा वैसे तो पहला स्टेट है इंडिया के अंदर जब 1966 के बाद ही सभी गांवों के अंदर इन्होंने बिजली की व्यवस्था है वो कर दी थी भी, ठीक है। बहुत बड़े एरिया के अंदर जो ट्यूबवेल से सिंचाई हरियाणा के अंदर होती है उसमें कनेक्शन जो है वो ट्यूबवेल आपकी बिजली से चलते हैं भी, ठीक है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए विद्युतीकरण का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक बिजली खेतों में नहीं पहुंचेगी तो पानी है हम धरातल की गहराइयों से नहीं निकाल सकते। तो हरियाणा के अंदर हम खासकर अगर बात करें तो फर्स्ट जो आपका स्टेट ये हुआ था जिसने 1966 के आसपास ही आपकी सभी गांवों के अंदर बिजली है वो पहुंचा दी थी, ठीक है। दूसरा ड्यूरेशन है उसको भी थोड़ा सा सुधार किया गया था ताकि खेतों तक आपकी बिजली है वो पहुंच जाए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हरित क्रांति की। इन विशेषताओं के कारण ही पॉसिबल हो पाया कि हम फसलों का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करें और भारत का जो